तो प्रोकैरियोट में डिफाइन कर लेते हैं व्हाट इज प्रोकैरियोट, डेफिनेशन समझना साथ साथ, और जहां लगे डाउट वहां पूछ जरूर लेना बच्चों। प्रोकैरियोटिक, as the name indicate, pro means before or primitive, before or primitive। अब किस बात का प्रिमिटिव, किस बात की प्रिमिटिव कंडीशन कह रहा हूं यहां पर, बिफोर और प्रिमिटिव, कैरियोट कम, कैरियोट साथ साथ, प्रोकैरियोट, बिफोर क्या, कैरियोट, कैरियोट जो वर्ड है एग्जैक्टली न्यूक्लियस के लिए है, कैरियोन से आया ये वर्ड कैरियोट, कैरियोन मीनिंग न्यूक्लियस, राइट। तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस होगा इन सेल्स में, पहली बात। जैसा कि बच्चे ने कहा अभी मुझे कि सर इन सेल्स में क्या होता है, ये मान लीजिए अगर मैंने सेल ड्रॉ किया, विजिबल है, राइट। तो यहां पर जो जेनेटिक कंटेंट होगा, एज्यूम करो डीएनए पड़ा हुआ है, सर्कुलर डीएनए मिलता है जनरली इसमें, कैसा डीएनए, सर्कुलर डीएनए मिलता है बच्चों। तो सर्कुलर डीएनए या कोई भी डीएनए कवर्ड नहीं है, कवर्ड नहीं है किसी मेम्ब्रेन से। आपका मेम्ब्रेन यहाँ कंसीडर किया जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर नहीं है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो मैंने ड्रॉ की है ये नहीं मिलेगी, तो न्यूक्लियस हमारा नहीं बनेगा, यहाँ पर न्यूक्लियस हमारा नहीं बना, तो मैंने इसको हटा दिया। तो मेरे पास कंडीशन क्या हुई, ये डीएनए है बट न्यूक्लियस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए इस कंडीशन को प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहा गया। क्या कहा गया, प्रिमिटिव न्यूक्लियस कहा गया, क्योंकि रीजन ये था सबसे पहले जो सेल्स बनी थी ओरिजिन के टाइम पर वो इस तरह की थी, जो प्रिमिटिव नेचर, प्रिमिटिव न्यूक्लियस कंडीशन की थी, प्रोकैरियोटिक सेल्स थी जिनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं था, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी, राइट है। इसलिए अब क्वेश्चन मेरे माइंड में आता है, सर इसको कहें तो कहें क्या, हम कोई पर्टिकुलर टर्म तो होगा इसके लिए कि न्यूक्लिक मटेरियल तो है और वो डीएनए भी कवर नहीं है, तो नेकेड डीएनए है। कैसा डीएनए मेरे बच्चों, नेकेड डीएनए कहता हूं उसको मैं। कैसा डीएनए, नेकेड डीएनए, मतलब नेकेड डीएनए का मतलब होगा डीएनए कवर्ड नहीं है किसी मेम्ब्रेन से, तभी तो नेकेड कहा इसको, ठीक है। अब इस एज ए होल पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहा जाए, तो प्रोकैरियोटिक सेल में इन स्ट्रक्चर को कहा जाता है न्यूक्लियोइड। तो यहां न्यूक्लियस नहीं मिलेगा बच्चों, क्या मिलेगा, न्यूक्लियोइड मिलेगा, लिख लीजिएगा, न्यूक्लियोइड आर प्रेजेंट। न्यूक्लियोइड मतलब ऐसा कंटेंट जहां डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, पर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो इस रीजन को मैंने नाम दिया न्यूक्लियोइड। और एक और साइंटिस्ट है उनको जीनोफोर कह दिया उन्होंने, इसको जीनोफोर भी कह दिया, जीनोफोर मैं लिख देता हूं, और जीनोफोर। तो दो तीन वर्ड हैं, जैसे कि जीनोफोर एडवांस टर्म है, न्यूक्लियोइड आपके एनसीईआरटी में गिवन है और ये पता होना चाहिए। तो प्रोकैरियोटिक सेल में पहली बात तो न्यूक्लियोइड मिलता है, न्यूक्लियस नहीं मिलता, प्रिमिटिव न्यूक्लियस जैसी कंडीशन। दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो समझनी है, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं मिलते। मैंने कहा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स कौन कौन से होते हैं, पहले सेल ऑर्गेनल से बात सोचो, कौन कौन से होते हैं बच्चों सेल ऑर्गेनल, पहले ये सोचना पड़ेगा। तो आपके माइंड में आएगा सर माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनल है, बिल्कुल ठीक है। राइबोसोम सेल ऑर्गेनल है, आपके माइंड में आएगा, हाँ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हाँ है। गोल्गी बॉडी है, हाँ है। लाइसोसोम है, हाँ है। वैक्यूल है, हाँ है। ये सभी सेल ऑर्गेनल है। प्रोक्सिसोम, ग्लाइसोसोम, स्पेरोसोम, हाँ है, बिल्कुल है। ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स हैं, ओके विद दैट। बट प्रोकैरियोट में ऐसे सेल ऑर्गेनल नहीं है जो मेम्ब्रेन जिनके पास है, तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट है। तो कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसकी मेम्ब्रेन नहीं होती, पहले ही सोचना पड़ेगा, वही तो प्रेजेंट होगा इसके पास। कौन सा ऐसा सेल ऑर्गेनल जिसकी मेम्ब्रेन नहीं होती, तो उसके लिए आपको याद रखना है राइबोसोम। पढ़ेंगे आगे, अभी इंट्रोडक्शन है तो वहां यूज हो रहा है राइबोसोम्स।
राइबोसोम्स में मेम्ब्रेन नहीं होती, तो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल, बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चा। मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल, क्या ये पॉइंट क्लियर है? कौन सा सेल ऑर्गेनल है जिसकी मेम्ब्रेन नहीं है? तो आंसर राइबोसोम, राइट है जी? यस सर। ओके, तो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। क्या क्या नहीं मिलेगा? आप कहोगे सर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलेगा सर, लाइसोसोम मेम्ब्रेन बाउंड है नहीं मिलेगा सर, क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा, गोल्गी बॉडी नहीं मिलेगा, ईआर नहीं मिलेगा, कोई भी और सेल ऑर्गेनल मिलने वाला नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरिया में राइबोसोम सेल ऑर्गेनल एज मिल जाएंगे, जीनोपोर या न्यूक्लियोइड मिल जाएगा, बट अदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल नहीं मिलेंगे। क्या मेरी बात समझ आई? यस सर। और कोशिश करो, ये जो कैमरा है ना, कैमरा हमें यूज करना चाहिए, ठीक है? कैमरा हमें यूज करना चाहिए। कोई आगे पीछे आता है कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई शोर मचाता है आपके बैकग्राउंड में कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको भूख लगती है खा सकते हो, आपको प्यास लग रही है आप पानी पी सकते हो, ठीक है? आप बीच में रोक के पूछ सकते हो सर ये क्या है, तो बिल्कुल समझ नहीं आया मुझे, मेरे दिमाग से बाहर की बात है। और ऐसा करोगे, नो डाउट बता रहा हूँ, आप कहने के अच्छा काम करोगे रियली, क्योंकि हमारे पास यही एक मोटो होता है कि हम बच्चों के डाउट ले पाएं और डाउट्स को सॉल्व कर पाएं, इंपॉर्टेंट यही है हमारे लिए। तो बच्चों ये कुछ बैकग्राउंड मैंने बताया, अब हम चलते हैं। अगर मैं यूकैरियोटिक सेल की बात करूं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, उसमें सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल भी हैं और जेनेटिक मटेरियल के साथ तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, ठीक है? अब मैं इस कंटेंट को पढ़ते ही कंटेंट लिखा क्या है समझने की कोशिश करो, क्योंकि वर्ड बाय वर्ड एनसीईआरटी आपकी ऐसे हो जानी चाहिए, यहां बैठनी चाहिए एक एक वर्ड के साथ। नीट के लिए इंपॉर्टेंट है और सीपीएस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं पे बेस लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बनेंगे एमसीक्यू, ठीक है? लाइन बाय लाइन पे एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे, तो जब तक ये नहीं पता नहीं पता, ठीक है? तो चलो आते हैं। व्हेन यू लुक अराउंड, अपनी जो एनसीईआरटी साथ में लेके बैठना, ठीक है? साथ में लेके बैठना, जो अच्छी लगता है कि हाँ सर ये रिलाइन करना, इसमें कुछ लिखना, वहां ऐड ऑन करते रहना सर। ये इंट्रोडक्शन है, मेरे ख्याल से इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, यहां से पढ़ने की कोशिश करता हूं, ठीक है? ऑल द ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सबके साथ सेल के बने होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि विदाउट सेल कोई चीज हो। सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, जैसा आपने कहा था मुझे, कुछ ऑर्गेनिज्म एक सेल के बने होते हैं। तो अगर एग्जांपल कोई पूछे एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म नाम बताओ, तो आप कहोगे सर अमीबा, सर पैरामीशियम, सर यूग्लिना, ये सब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बच्चों, एक सेल के ऑर्गेनिज्म है, तो इनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहूंगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अदर लाइक अस, हम लोग क्या एक सेल के बने हुए हैं? नहीं, हम लोग तो बहुत सारी मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के बने हुए हैं, कैलकुलेशन नहीं है मेरे पास। कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स एंड कॉल्ड एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम लोग कौन हैं? हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। तो यहाँ पे बस ये दो ही चीज आपके काम की है, पढ़नी सारी है, माइंड में ये चीज रोकनी है। आगे बढ़ते हैं, चलो। व्हाट आर सेल? व्हाट इज अ सेल? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टिंग, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चा। कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भैया ये एकदम से इंडिपेंडेंट होता है बच्चों। एग्जांपल लीजिए, ये हो गया हमारा अमीबा। अमीबा को बनाना उतना ही आसान है, एक बस जिस पॉइंट से स्टार्ट करो, आंख बंद करके उस पॉइंट पर आ जाना, कोई शेप डिफाइन नहीं है, ठीक है? तो अमीबा के पास न्यूक्लियस है, मैं कहूंगा हाँ है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक नहीं है, ये यूकैरियोट है, क्योंकि इसके पास अपना खुद का न्यूक्लियस है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए बाउंड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो मैंने कह दिया ये न्यूक्लियस है सर, इसका न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या है? तो आप कहोगे सर न्यूक्लियस के सराउंडिंग में मिलता है प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म ये प्रेजेंट हो गया, प्रोटोप्लाज्म। क्या बच्चों समझ आया? अब कहोगे सर ऑर्गेनल तो बताओ उसके अंदर कोई। ऑर्गेनल्स जो साइटोप्लाज्म में, प्रोटोप्लाज्म में मिलते हैं, ये तो मैट्रिक्स बना रहा है। तो भाई बिल्कुल सही बात है, न्यूक्लियस एक बना ही दिया हमने, अब बना देते हैं इसके अंदर कोई और ऑर्गेनल। एनर्जी बनाने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए,
क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल मिलने वाले हैं, बिल्कुल मिलने वाले हैं। तो आप चलो बना दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया आपने इस तरह से। और बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर उस सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। अगर मेरी सेल फिजियोलॉजिकली बहुत ही एक्टिव है तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा ज्यादा होंगे। जैसे एग्जांपल लो, ये तो बेचारा अमीबा है, एक्टिविटी इसमें अच्छी है तो माइटोकॉन्ड्रिया नंबर ठीक ठाक होता है। एक अमीबा का नाम बताता हूं मैं एग्जांपल के फॉर्म में, जाइंट अमीबा है वो, उसका नाम है काउस करके कुछ है, ठीक है, जाइंट अमीबा में आता है। उसके अंदर 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया हैं। सोचो जरा, एक सेल है, 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, यानी कि कितना फिजियोलॉजिकली एक्टिव रहा होगा सेल। तो मेरा कहने का मतलब है अगर सेल हमारी फिजियोलॉजिकली ज्यादा एक्टिव है तो ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे, सिंपल सी बात। तो अगर इसी बेस पे मैं आता हूं मल्टी सेलुलर पर, मेरे पास प्लांट सेल्स हैं और एनिमल सेल्स हैं, तो बताओ किन में ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, प्लांट सेल में या एनिमल सेल में? एनिमल। ठीक है। अच्छा, अब एनिमल एनिमल कंपेयर करते हैं। मेरे पास फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड है, मैं बर्ड हूं, ये मेरी फ्लाइट मसल्स हैं, यहाँ पर उड़ने में बहुत अच्छे काम आते हैं। और एक है भाई साहब हमारे, मैं खुद ही बैठा हूँ, दूसरा जो फ्लाइट उड़ता नहीं हूँ। तो फ्लाइट सेल ऑफ मसल्स में या फ्लाइट मसल्स की सेल्स जो होती हैं, और दूसरा कोई ऐसा एनिमल जो चलता फिरता रहता उड़ता नहीं है, तो इन दोनों में कंपेयर करूं तो किस सेल्स के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मिलने वाले हैं? फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड में, क्योंकि वो बहुत एक्टिव रहती हैं। तो मेरी बात बिल्कुल सही है। तो यानी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर, क्योंकि वो माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बना रहे होते हैं। यहां भी वापस आते हैं, हमारा जो अमीबा है, यूनिसेलुलर सेल्स हैं, वो सारा काम एक ही सेल परफॉर्म कर रही होती है। ये सेल, एक ही सेल रेस्पिरेशन भी कर रही है बच्चा, रेस्पिरेशन भी ये करती है खुद अपने आप। रेस्पिरेशन का मतलब होता है गैसेस एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज। तो बच्चा ऑक्सीजन बाहर से अंदर की तरफ डिफ्यूज इन होती है, इसमें कैसे होती है? डिफ्यूज इन, O2 from outside to inside diffuse in through the general body surface, through the general body surface, and कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ बनेगी सेल के अंदर, बिकॉज सेल है तो ऑक्सीजन यूज करेगी, और यूज करेगी तो ग्लूकोज ब्रेकडाउन वगैरह करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो उसको बाहर रिलीज करना है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड किसी काम का नहीं हमारे, एज अ वेस्ट मटेरियल है अमीबा के लिए भी। तो CO2 यहां से बाहर निकलेगा, CO2 यहां से बाहर निकलेगा, यहां से CO2 बाहर रिलीज होना है। तो गैसेस एक्सचेंज इज डन थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस, दैट्स व्हाई आई से respiration done by this cell. Even though talking about digestion यानी न्यूट्रिशन की बात करता हूं, फूड मॉलिक्यूल्स अमीबा के पास जैसे ही आया, यहां फूड मॉलिक्यूल पहुंचा, अमीबा ने अपने सीटोपोडिया को चारों तरफ से फूड मॉलिक्यूल की तरफ बढ़ा दिया, और फूड मॉलिक्यूल अब अंदर की तरफ एंटर कर गया। फूड मॉलिक्यूल अब अंदर की तरफ जाने के बाद का डाइजेशन होगा, किसके हेल्प से? डाइजेस्टिव एंजाइम मिल जाएंगे यहाँ पर। इस अमीबा के पास लाइसोसोम भी होगा। लाइसोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो एंजाइम कैरी करता है। अब यहाँ डाइजेशन हुआ और फिर एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा, यानी कि डाइजेशन एब्जॉर्प्शन का काम भी सेल, एक ही सेल ने कर लिया, राइट। एक्सक्रीशन का काम, एक्सक्रीशन क्या होता है? रिलीज ऑफ वेस्ट मटेरियल। रिलीज ऑफ वेस्ट मटेरियल कैसे रिलीज करेगा अमीबा? इसी बॉडी सरफेस के थ्रू वेस्ट मटेरियल बाहर रिलीज करता है, इजेशन के थ्रू। सो अगेन इजेशन या एक्सक्रीशन भी इसी अमीबा ने, इसी सेल ने परफॉर्म कर लिया। मेजॉरिटी ऑफ सेल फंक्शंस आर परफॉर्म बाय सिंगल सेल, दैट्स व्हाई ये इंडिपेंडेंट एंड डिस्टिंक्ट सेल होता है अपने आप में, किसी दूसरी सेल से हेल्प लेने की जरूरत नहीं है इसको। लेकिन हमारी बॉडी में हर सेल, अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। मेच्योरिटी ऑफ सेल डिफाइंड। जैसे एग्जांपल लीजिए, न्यूरॉन को लीजिए। हमारी बॉडी में न्यूरॉन क्या करता है? नर्व कंडक्शन, ठीक है। नेफ्रॉन क्या करता है? किडनी के अंदर नेफ्रॉन है, वो स्पेशलाइज है
यूरिन फॉर्मेशन यानी ब्लड का प्यूरिफिकेशन, फिर एपिथेलियल सेल्स स्किन का प्रोटेक्शन, स्टमक सेल या इंटेस्टाइनल सेल्स जो है डाइजेस्टिव पर्पस, पैंक्रिया हार्मोन और जूस बना रहा है, यानी कि स्पेशलाइज है हमारे पास सेल्स फंक्शन। लेकिन यहाँ यूनिसेलुलर में मेजॉरिटी ऑफ फंक्शन परफॉर्म बाय सिंगल सेल। इज इट क्लियर एंड एवरीवन? परफेक्ट। देखो तो पहला पॉइंट ये हुआ कि एक सिंगल सेल सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही है, बहुत अच्छी बात है। Performing essential function of the life, anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living cells, and cell is the fundamental, यहाँ definition आ गई आपके पास, cell is the fundamental structure and function of all living organism, right? अब यहाँ पर मैं कहूँगा अगेन एक important point आप लोगों के लिए, एंटोन वेन लिवेनहॉक एनसीईआरटी में ये पॉइंट नीट एज वेल एज आपके सीबीएसई के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे वहां पर, यहां से तैयार हो जाती है पहला पॉइंट। एंटोन वेन लिवेनहॉक फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लाइफ सेल, तो हु डिस्क्राइब द लाइफ सेल फर्स्ट टाइम? आंसर एंटोनी वेन लिवेनहॉक। अपनी एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लीजिए, नीट डाल लीजिए, सीबीएसई डाल लीजिए, ठीक है? वर्ड बाय वर्ड, पॉइंट बाय पॉइंट एनसीईआरटी गो थ्रू जा रहे हैं हम लोग, कोशिश करेंगे। ओके, रॉबर्ट ब्राउन आपका दूसरा दोस्त, रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर द न्यूक्लियस। पूछते हैं हमसे न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? आप कहोगे रॉबर्ट ब्राउन ने, बाद में आया, उससे पहले एंटोन वेन लिवेनहॉक आए, उन्होंने कहा लीजिए ये रहा सेल, लाइव सेल आपके पास, एंटोन वेन लिवेनहॉक। रॉबर्ट ब्राउन आए, भाई इस लिविंग सेल के अंदर ये रहा न्यूक्लियस, लीजिए, ठीक है? तो न्यूक्लियस निकाल दिया उन्होंने। इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इंप्रूवमेंट लीडिंग टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आपने शायद नहीं देखा होगा, नॉर्मल माइक्रोस्कोप अपने लाइब्रेरी में, स्कूल्स की लैबोरेटरीज में प्रेजेंट हैं, रखे हुए हैं अच्छे से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो इसकी इमेज आती है उसे 10,000 और मोर टाइम्स इन लार्ज मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर था, सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स थे, माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर, इन सब का स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से पॉसिबल हो पाया, राइट है? तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, हमारे पास और इंफॉर्मेशन रिवील हो गई, स्ट्रक्चरल डिटेल आ गई बच्चों सेल की। तो ये पैराग्राफ आपके लिए तैयार है, कुछ क्वेश्चन जो बनेंगे वो मैंने बता दिया, फंडामेंटल पॉइंट भी बता दिए बच्चों। क्या ये पॉइंट समझ आया? आगे मूव कर जाऊं, ठीक है? चलो, आद्या डन है, दिवांशी डन है, राधिका, एवरीवन से यस? Yes, sir. परफेक्ट, परफेक्ट, Yes, sir. परफेक्ट। दूसरे पैराग्राफ पे आइए, सेल थ्योरी पर। 1838, याद रखना ये डेट, जरूर कह रहा हूं, एग्जाम में आता है, पूछा जाने लगा है, क्योंकि एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन उठाने क्वेश्चन। साइंटिस्ट का नेम फिर याद कीजिए, मैथियस कैल्विन। ये मैथियस कैल्विन जो है बॉटनिस्ट थे, जर्मनी में एक बॉटनी पर काम करते थे, इसलिए जर्मन बॉटनिस्ट कहा मैंने इनको। दूसरे इनके फ्रेंड है भाई, इन्होंने क्या किया? एग्जामिन किए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट। भाई सिंपल सी बात थी, अगर बॉटनिस्ट है तो प्लांट की स्टडी करेंगे। तो आपको याद रखना है, शेल्टन एक बॉटनिस्ट थे, लेकिन इसी टाइम पीरियड में, इससे 1 साल आगे की बात थी, ये थे जूलॉजिस्ट। जूलॉजिस्ट एनिमल स्टडी करते थे, ठीक है? तो इन्होंने स्टडी किया प्लांट को, और कहा, क्या कहा? ऑल प्लांट आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। सभी प्लांट अलग अलग डिफरेंट काइंड की सेल से बने हुए हैं। एग्जांपल लेकर समझाता हूं आपको मैं। प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम वैस्कुलमंडल है, जाइलम के अंदर जाइलम पैरेन्काइमा है, एक स्पेशल टाइप की सेल है, जाइलम फाइबर है, दूसरी टाइप की सेल है, सीड ट्यूब्स फ्लोएम में मिल रहे हैं। इस तरह से इसी अगर सेल की एपिडर्मिस पे आओ, एपिडर्मल सेल, मेसोफिल सेल लीफ में होते हैं, पैलिसेड पैरेन्काइमा है, ऐसे स्क्लेरेन्काइमा है, फिर कोलेनकाइमा है। तो डिफरेंट टाइप की सेल प्लांट में मिल रही हैं, एंड वी नो दैट ईच सेल परफॉर्म अ डिफरेंट फंक्शन। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे इन्होंने कहा कि ठीक है, चलो मानता हूं मैं आपकी बात, आपके प्लांट अलग अलग सेल के बने हुए हैं और हर सेल अपना स्पेशली फंक्शन परफॉर्म करने में स्पेशलाइज्ड है। विच फॉर्म टिश्यू, और सेल्स मिलके क्या बनाते हैं बच्चों? टिश्यूज बनाते हैं प्लांट में। एट द सेम टाइम अगला साइंटिस्ट थियोडोर, एक और साइंटिस्ट अगले वाले, वो आगे यहाँ पर, या श्वान, थियोडोर श्वान एक जूलॉजिस्ट थे। 1839 इनका टाइम पीरियड था। ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। कई बार क्वेश्चन फ्रेमर क्या करता है भाई,
जर्मन बॉटनिस्ट था, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट था, ये सही बात है, लेकिन वो क्या कहेंगे, ब्रिटिश बॉटनिस्ट, जर्मन जूलॉजिस्ट, इंटरचेंज कर दिया नाम। बताइए सही है गलत है, कौन क्या था, बनाने वाले बना दिया। तो आपको याद रखना है जो जूलॉजिस्ट कौन था, ब्रिटिश कौन था, बॉटनिस्ट कौन था। तो ब्रिटिश जो थे वो जूलॉजिस्ट थे, इनका नाम था स्वान। बहुत टाइप की डिफरेंट टाइप की एनिमल्स को स्टडी किया इन्होंने, और इन्होंने कहा कि यस, he reported that cell had a thin outer layer which is today known as a plasma membrane. प्लांट सेल में सेल वॉल मिलता है बाहर, एनिमल सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग सेल मेम्ब्रेन है। ध्यान रखिएगा, प्लांट में आउटर मोस्ट कवरिंग इज योर सेल वॉल, जो रिजिड होती है, थिक होती है, मल्टीपल लेयर होती है। बताऊंगा आगे मैं मल्टीपल लेयर कैसे, बता दूं। अभी देखो, प्लांट सेल की बात करता हूं, यहाँ डायग्राम स्पेस में बना दूंगा। मैं यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट भी ले रहा हूँ साथ साथ। देखो मेरा मन नहीं करता थोड़ा बता के भाग जाने को, जब भी पॉइंट आता है मैं उनका यहाँ बताता हूँ, तो टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आपके यहाँ पर चीजें थोड़ा काम की होंगी, आगे भी काम आएंगी। ये मेरे पास एक सेल है बच्चा, ये सेल दूसरी बना ली, चलो बना ली हमने, दो सेल बना ली, जगह कम सी थोड़ा पतला कर दिया मैंने थोड़ा, ठीक है। अब सोचिए जरा, पहली बात तो मैंने एक सेल को दूसरी सेल से ज्वाइन कराना चाहता हूँ, तो यहाँ पर देखो, ये मेरे पास एक और सेल है। अब वन सेल आर ज्वाइंड विद अनदर सेल विद द हेल्प ऑफ सम काइंड ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल, तो आई वुड से वो सीमेंटिंग मटेरियल क्या है, तो मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन करा। यहाँ पे ये सेल इस सेल से ज्वाइन है विद द हेल्प ऑफ दिस सीमेंटिंग मटेरियल, ऐसे यहाँ सीमेंटिंग मटेरियल है, ऐसे यहाँ है, और इन दोनों सेल के बीच में सीमेंटिंग मटेरियल है। तो कई बार पूछा जाता है कि सीमेंटिंग मटेरियल प्लांट सेल में कौन सा है। प्लांट सेल्स आर ग्लू अप विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल। व्हाट इज दैट प्लांट सीमेंट? तो प्लांट सीमेंट कहता हूं इसको मैंने यहाँ लिखा, मैंने प्लांट सीमेंट। और ये प्लांट सीमेंट है क्या, तो आप याद रखेंगे प्लांट सीमेंट होता है कैल्शियम पैकेटेट बच्चों, कैल्शियम पैकेटेट एंड मैग्नीशियम पैकेटेट, मैग्नीशियम पैकेटेट। क्या मेरी बात समझ आई? और हम कह सकते हैं पैकेटिक सब्सटेंसेस और पैकेटेट खाली। बहुत एडवांस क्वेश्चन बना था एम्स में पहले कि कैल्शियम पैक्टेट मैग्नीशियम पैक्टेट में कौन सा आयन ज्यादा है, या मिडिल लैमेला या प्लांट सीमेंट जो है उसमें कौन सा आयन ज्यादा होता है। कैल्शियम ज्यादा होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है। तो आपको याद रखना, कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात की है मैंने, पोटेशियम सोडियम की तो बात ही नहीं की गई है। तो कैल्शियम का अमाउंट ज्यादा है मैग्नीशियम के कंपैरिजन में इन केस ऑफ प्लांट सीमेंट। चलो, तो प्लांट सीमेंट की बात समझ आ गई। इस प्लांट सीमेंट को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको कहते हैं मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला भी कहते हैं इसको। मिडिल होता है बीच में, कुछ लैमेलर स्ट्रक्चर है, लैमेला कहा जाता है। तो हमेशा याद रखिएगा मिडिल लैमेला ऑफ प्लांट इज नथिंग, इट्स अ प्लांट सीमेंट व्हिच इज मेड अप ऑफ पैक्टिक सब्सटेंसेस और पैकेटेट। इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? डन है? चलो अब अगली बात चलते हैं, सेल वॉल पे चलते हैं बच्चों। जैसे इसके अंदर चले हमने देखा ये मेरे पास आउटर मोस्ट बाउंड्री दिख रही है भाई, ये बाउंड्री ग्रीन कलर वाली, इसको मैंने नाप दिया। प्लांट की बात हो रही है तो सेल वॉल होगी। सेल वॉल कौन सी सर? प्राइमरी सेल वॉल कहूंगा इसको मैंने लिखा इसके लिए प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल क्या है? ग्रीन कलर, इसको लिख दिया हमने प्राइमरी सेल वॉल। सही है बच्चों। प्राइमरी सेल वॉल के अंदर एक और लेयर मिलने वाली है, याद रखिएगा, वो है सेकेंडरी सेल वॉल। बनाइए जल्दी से एक लाइन और। सेकेंडरी सेल वॉल आप बनाते हैं बैक से, चलो ये हो गया सेकेंडरी सेल वॉल एस। प्राइमरी सेल वॉल का तो एक ही लेयर है, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल का एक सेल के अंदर ज्यादा लेयर है, मल्टीपल लेयर है। तो मैं एक में बनाता हूं, बाकी आप समझ लीजिए एक में। ये हो गए सेकेंडरी,
सेल वॉल और सीक्वेंस में नंबर होगा इसका S1, S1 सेकेंडरी 1, सेकेंडरी 2 देखिए, ये जब क्लोज हो जाएगा तो हम दोबारा इसमें ज्वाइन कर जाएंगे, ठीक है, नोटिफिकेशन आया मेरे पास। ये सेकेंडरी 2 S2, इसके जस्ट अंदर है बच्चा सेल वॉल, इसको नाम दिया S2, S1 आउटर मोस्ट, ठीक है, प्राइमरी के जस्ट बाद में, फिर S2 आया, सेकेंडरी 2, फिर सेकेंडरी 3। लेकिन सेकेंडरी 3 सभी प्लांट में नहीं मिलता है, इसलिए मैंने S1 S2 लिखा है, S3 यहां नहीं बना रहा हूं मैं, बना देता हूं, चलो मुझे मिल जाए, टर्शियरी नहीं मिलने वाला तो ये बना देते हैं हम लोग, S3 तो रहेगा, S3 बना देते हैं, चलो ये रहा S3। तो S1 S2 S3 आप लिख लीजिए, तीनों बना लीजिए, ये हो गया S3, S3 डन। तो प्राइमरी सेल वॉल सिंगल लेयर होता है, सेकेंडरी सेल वॉल 3 लेयर होती हैं, S1 S2 और S3। सीक्वेंस में आई है, सबसे आउटरमोस्ट सेल वॉल कौन सी हो गई, लेयर प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल के बाद क्या मिलेगा, S1, S1 के बाद क्या मिलेगा, S2, S2 के बाद क्या मिलेगा, S3। अब S3 के बाद की कहानी बताता हूं, वो सभी में नहीं मिलता लेयर, है तो सारा मिला के सेल वॉल, लेकिन सभी में नहीं मिलता वो लेयर बच्चों, खाली जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, पाइनस वगैरह जो होते हैं, साइकस वगैरह जो होते हैं, उनके अंदर, उनमें भी वेस्कुलर के अंदर, उनमें भी उनके वेस्कुलर में मिलती है टर्शियरी सेल वॉल, अदरवाइज कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए मेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब पूछा जाए तो बताएंगे जिम्नोस्पर्म में टर्शियरी सेल वॉल उनके वेस्कुलर बंडल की सेल्स के अंदर मिलती है, अदरवाइज एब्सेंट है। तो मैंने यहां तक प्राइमरी रखा, P, सेकेंडरी 1 2 3, बात खत्म कर ली। अब मैं चलूंगा अब अंदर लिविंग बाउंड्री पर। लिविंग बाउंड्री कौन सी है भाई, लिविंग बाउंड्री है मेरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आप व्हाइट से बना लीजिए, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जब भी कोई आपसे पूछे डेड बाउंड्री तो आप कहोगे सेल वॉल, जब भी कोई पूछे आपसे लिविंग बाउंड्री तो आप कहोगे सेल मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो लिख लीजिए इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इज इट क्लियर? इतना तो याद ही रखना है, इतना तो याद ही रखना है। ठीक है राधिका, आद्या, दिव्यांशी? यस सर। परफेक्ट है। कंटेंट पे आ जाओ वापस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करेंगे, यहाँ तक पहुंच गए। इसके बाहर की आउटरमोस्ट बाउंड्री मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ, एडवांस वाला कंटेंट भी डाल दिया यहाँ तक। तो अब नाउ कंटेंट पे आ रहा हूँ वापस में। He also concluded based on a study on plant tissue and presence of cell wall is a unique character of plant cells। क्यों कह रहे हैं यूनिक कैरेक्टर प्लांट सेल में सेल वॉल का? क्योंकि सेल वॉल प्लांट सेल के अलावा एनिमल सेल में तो नहीं मिलता। अच्छा, अगर कोई कहे आपसे प्लांट सेल सेल वॉल है, फंगल सेल में सेल वॉल होता है, क्या कहोगे? फंगस में सेल वॉल होता है? आप कहोगे हाँ होता है। एल्गी में होता है? हाँ होता है। तो यहाँ पे सेल वॉल की बात आई है तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। फंजाई में जो सेल वॉल है ये बना है कंपोज ऑफ काइटिन, कंपोज ऑफ काइटिन, काइटिन का बना हुआ है फंगस का सेल वॉल। और एल्गल का सेल वॉल, एल्जी का सेल वॉल यानी एल्गल जो प्लांट के जैसे होता है, एल्गल सेल या एल्जी, इनका सेल वॉल वही सेलुलोज हेमीसेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज एंड पैक्टिन सब्सटेंसेस का। फंगस का, काइटिन का। बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना हुआ है? बैक्टीरिया, ये भी लिख लीजिए, बैक्टीरियल सेल वॉल किसका बना है बच्चों? बताओगे? याद है कुछ? बैक्टीरियल सेल वॉल की सेल वॉल पूरा खत्म कर लें उसके से। आदिया याद है बैक्टीरियल सेल वॉल? याद है कुछ? नहीं, कोई बात नहीं। देखो इधर लिख लेना सभी।
डैक्टिल सेल वॉल बना हुआ बच्चों पेप्टाइडोग्लाइकन का, पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है जी, Yes, sir. ग्लाइकन का बना हुआ है। और ये पेप्टाइडोग्लाइकन दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, वो भी बता देता हूं, खत्म करते हैं कहानी। इट्स कंपोज ऑफ टू कंपोनेंट, नाग एंड नाम। नाग और नाम से मिलकर बनता है पेप्टाइडोग्लाइकन, जो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, और इसी से बनता है बैक्टीरियल सेल वॉल। अब आप कहोगे सर ये नाग का मतलब क्या है, नाम का मतलब क्या है, तो बता देता हूं। इसका फुल फॉर्म है एन मतलब नॉर्मल, ए फॉर एसिटाइल, G for ग्लूकोजामीन, ग्लूकोजामीन यहाँ पे देखना। और इसका नाम का M मतलब नॉर्मल मतलब M, A फॉर एसिटाइल सेम एज अबव, M का मीनिंग म्यूरामिक एसिड, म्यूरामिक एसिड, दैट्स इट फॉर अबाउट योर सेल वॉल ऑफ डिफरेंट प्लांट, algae, fungi and bacteria। है ना जी, वापस आते हैं। अब इस लाइन पे पहुंच गए हम लोग। ऑन द बेसिस ऑफ श्वान, जो जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा, हाइपोथेसिस दी कि बॉडीज ऑफ एनिमल्स आर एंड प्लांट कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। प्लांट के या एनिमल की जो बॉडी है वो सेल और सेल के प्रोडक्ट से बनी होती है। प्लांट की बॉडी, एनिमल की बॉडी किससे बनी है, सेल और सेल के प्रोडक्ट से बनी है। ये श्वान की स्टेटमेंट थी, आपके एनसीईआरटी में गिवन है। क्या ये पॉइंट क्लियर है जी? Yes, sir. लिखना है, आगे चलें क्या? Yes, sir. ओके, जहां लिखना हो बता देना। सर रुक जाते हैं, बैक भी चलेंगे। अब चलते हैं आगे, बैक जाएंगे तो हमारा कंटेंट है इसके पास है रहेगा, जब तक हम इसको नहीं चाहेंगे, खाना इसको नहीं देगा। चलो, शेल्डन एंड श्वान टुगेदर, ये दोनों बहुत बड़े दोस्त हो गए, शेल्डन एंड श्वान, और दोनों ने मिलकर कहा हम दोनों मिल जाते हैं और सेल थ्योरी फॉर्मुलेट करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल थ्योरी किसने दी? अगेन क्वेश्चन तैयार हो गया, देखिए आंसर इन दोनों बच्चों का नाम। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन, अब आपको पता है कि सेल थ्योरी क्या एक्सप्लेन नहीं करती थी, तो सेल थ्योरी क्या एक्सप्लेन नहीं करती थी बच्चों? डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ सेल्स वर फॉर्म। ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, सेल थ्योरी तो दोनों ने दे दी, लेकिन सेल थ्योरी क्या नहीं बताती थी, वो ये नहीं बता पाए कि सेल कैसे बनी, ऑरिजिन ऑफ सेल कैसे हुआ, नहीं बताया। आगे चले तो रुडोल्फ विर्चो भाई साहब आए। रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया, 1855 में फर्स्ट एक्सप्लेन दैट, एक बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया है, और ये स्टेटमेंट बड़ी ही प्यारी स्टेटमेंट है। क्या है वो भाई? ये है स्टेटमेंट, ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। आया क्या क्वेश्चन? ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, किसने दिया स्टेटमेंट? ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल सा है, सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। एक सेल पहले से एग्जिस्टिंग सेल से आता है। ऐसा कभी होगा क्या? सेल तो है नहीं, दूसरी सेल कैसे बन गई? एक सेल तो है ही नहीं, दूसरी सेल कैसे बन गई? तो ये कभी नहीं हुआ। इन्होंने कहा ऐसा नहीं होता यार, ऐसा होता है अगर कोई सेल बनी है तो पहले से कोई ना कोई सेल रही होगी, इनका कहना ये था। तो इसी स्टेटमेंट को कहा गया ओमिनिस सेलुला ई सेलुला, यानी सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, एंड दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय रुडोल्फ विर्चो। अगेन एग्जांपल, अगेन एक जहां स्टार लगा है समझिए, सो मेनी टाइम क्वेश्चन आस्क्ड, सीबीएसई प्लस नीट दोनों में आया है। He modified the hypothesis of Sheldon and Schwann to give cell theory as a final shape. अब ये भी पूछ सकते हैं भाई, फाइनल सेल थ्योरी किसने दी? इन्हीं भाई साहब ने, रुडोल्फ विर्चो ने शेल्डन और श्वान की थ्योरी को फॉर्मुलेट किया और मॉडिफाई किया और एक फाइनल शेप दिया थ्योरी को, सेल थ्योरी को। जो आज की सेल थ्योरी है वो इन पॉइंट को बताती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोज ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। तो जब भी कोई पूछे व्हाट इज सेल थ्योरी, तो पहला पॉइंट कहेंगे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सेल थ्योरी व्हिच वाज फॉर्मुलेटेड बाय रुडोल्फ विर्चो, all living organism composed of cell and their products, पहला पॉइंट। दूसरा,
ऑल सेल कम फ्रॉम प्री-एक्जिस्टिंग सेल, ये वाली पॉइंट भी ओमिनी सेलुलर सेल भी इसमें इंक्लूड कर लिया इन दोनों पॉइंट्स को। तो दोनों के पॉइंट के बाद चलिए आगे पैराग्राफ 8.3 ओवरव्यू ऑफ सेल पे चलते हैं। जस्ट थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें मेजर चीज समझ चुके हैं। यहां से हो गया, सब हो गया, विजिटिकल प्लांट ये सब जाऊंगे। द ऑनियन सेल यहां पे आई है, ह्यूमन चीक सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप, लेट अस रिकलेक्ट द स्ट्रक्चर। आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑनियन सेल को आप जो स्टडी करते हो, व्हिच इज अ टिपिकल प्लांट सेल, हैज अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल। तो जब ऑनियन सेल को स्टडी किया तो वहां पे एक सेल वॉल दिख रही थी, लेकिन प्लांट जब एनिमल सेल को स्टडी किया, ह्यूमन चिक सेल यहां से निकले अंदर से, तो कोई सेल वॉल नहीं देखी। सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल होगी कहां? बिल्कुल सही बात है। तो जस्ट वन, तो एज एन आउटर बाउंड्री just within the it's a cell membrane, cell of the human chick have an outer membrane as a delimiting structure of the cell. Delimiting structure मतलब सेल की बाउंड्री कह सकते हैं इसको। Inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus. तो चाहे वो प्लांट सेल की चाहे वो एनिमल सेल रही होगी, दोनों ही टाइप की सेल में एक मेम्ब्रेन बाउंड, डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर का, जिसको न्यूक्लियस कहा गया। This nucleus contain the chromosome, जानते हैं आप, which in turn contain genetic information या genetic material that was DNA। लेकिन एक बात और बता दूं यहाँ चलते चलते कि डीएनए है तो जेनेटिक मटेरियल, लेकिन डीएनए से भी पहले डेवलप हुआ था आरएनए। आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल था बहुत अर्ली, लेकिन आरएनए एक अनस्टेबल जेनेटिक मटेरियल है, बहुत जल्दी म्यूटेट करता है। जैसे वायरस आजकल हमारे पास है, पैंडेमिक में कोविड-19 की डेल्टा वेरिएंट आ चुका है और जीटा वेरिएंट भी आ रहा है, डबल वेरिएंट आ चुका है। तो वो सब क्या था? वो सब बेसिकली म्यूटेंट है सारे के सारे। आरएनए उनका जेनेटिक मटेरियल है, तो आरएनए मौसम चेंज होते ही चेंज हो जाता है, और चेंज होने की वजह क्या है? अनस्टेबिलिटी उसकी। तो डीएनए हमारा यहाँ पर क्या है? स्टेबल मटेरियल है। सेल हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल, जानते हो। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं मिलता, लिखा हुआ है। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स का मतलब अंदर का जो मीडियम है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल है चाहे यूकैरियोटिक सेल है, कुछ जेली जैसा स्ट्रक्चर है, ना तो प्रॉपर लिक्विड है ना ही प्रॉपर सॉलिड है, तो सेमी फ्लूइड कहा गया अंदर की मैट्रिक्स को, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, ओके। तो ये बात क्लियर हुई। एंड द साइटोप्लाज्म ऑक्युपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल मेजर। साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना और एरिया ऑफ सेलुलर एक्टिविटी। तो कई बार ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि मेजर एक्टिविटी इनसाइड सेल कहां होती है। आपको कहे सर इतनी पॉइंट, हाँ भाई नीट में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, अंडरलाइन वाले ये जो पॉइंट है, मेन एक्टिविटी कहां होती है सेल में, आप कहोगे साइटोप्लाज्म। सेलुलर एक्टिविटी बोथ प्लांट सेल एनिमल सेल कहां हो रही है? साइटोप्लाज्म मेन एरिया है या एरिना है सेलुलर एक्टिविटी का। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकरिंग टू कीप द सेल लिविंग स्टेट। यहां पर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती रहेंगी, मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड एनाबॉलिक रिएक्शन। तो इसकी वजह से हमारा सेल लिविंग रहता है। और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी कहां होती है? तो आप आंसर देंगे साइटोप्लाज्म सेल। लेकिन कोई ये पूछने लग जाए कि बताओ भाई लिविंग जूस कौन सा है सेल का, तो आप साइटोप्लाज्म वर्ड यूज नहीं करने वाले हम लोग, हम यूज करेंगे प्रोटोप्लाज्म। हम यूज करेंगे प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म वो पार्ट है जो लिविंगनेस ऑफ सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए इसको लिविंग जूस ऑफ द सेल कहते हैं। साइंटिस्ट थे पुरकेंजी, उन्होंने टर्म यूज किया था प्रोटोप्लाज्म और कहा था इसको एज अ लिविंग जूस। ऑफ सेल, साइंटिस्ट थे पुरकेंजी। कई बार पूछा जा चुका है कि वो इंट्रोड्यूस द टर्म प्रोटोप्लाज्म, तो साइंटिस्ट पुरकेंजी था आपका। चलो यहां तक समझ आ गया, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये पैराग्राफ क्लियर है। बिसाइड द न्यूक्लियस के बाद
यूकैरियोटिक सेल में अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर मिल रहे थे, वो ऑर्गेनल्स थे, कौन से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडी। माइक्रोबॉडी छोटी छोटी बॉडी होती हैं, माइक्रोबॉडी जैसे ग्लाइकोसोम, स्पेरोसोम, पेरोक्सिसोम, माइक्रोबॉडीज हैं बच्चा। वैक्यूल, अब वैक्यूल एक स्पेस है अंदर की तरफ, हमारी एनिमल सेल में छोटे छोटे स्पेस हैं, बड़ा वैक्यूल नहीं है। लेकिन प्लांट सेल, अगर मैं मानता हूँ ये मेरी पुराना प्लांट सेल है, तो मेजर एरिया प्लांट सेल का एक बड़े वैक्यूल ने ऑक्यूपाई किया, उसको कहते हैं सेंट्रल वैक्यूल। क्या कहते हैं? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। जो आता है क्वेश्चन कि भाई मेजर एरिया ऑफ प्लांट सेल ऑक्यूपाइड बाय व्हिच सेल ऑर्गेनेले? आंसर सेंट्रल वैक्यूल। राइट है? चलो ओके। प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेले, हम बात कर चुके हैं पहले। राइबोसोम की बात मैंने समझाई थी आपको इनिशियल पे, यहां फिर आ रही है बात। मैम राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है, इसकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती अपनी। अब जैसे पढ़ेंगे मैम राइबोसोम आगे, लेकिन राइबोसोम की बात आई है तो एक चीज बता दूं, राइबोसोम किसका बना होता है? राइबोसोम बना होता है, कोई बताएगा मुझे? पढ़ा होगा आप लोगों ने, कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम। जैसे बच्चों कुछ भी माइंड में आ रहा हो बता सकते हो, चलेगा। सोचो सोचो, आदिया कुछ बताओ। अरे नहीं, दिव्यांशी, राइबोसोम है, सोचो सोचो, मिल जाएगा आपके दिमाग में, है सबके दिमाग में पड़ा हुआ कुछ ना चीजें। देखो क्या है, बहुत आसान है, बहुत आसान से। राइबोसोम में बच्चों दो चीजों से मिलकर बना है, आप हमेशा याद रखना, आपको हमेशा हेल्प करने वाला है। एक तो है भाई इसका आरएनए, आरएनए, ठीक है। राइबोसोम में एक तो आरएनए होता है, और क्या होता है? प्लस प्रोटीन। बस हो गई कहानी खत्म। आरएनए और प्रोटीन बच्चों, आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है राइबोसोम, और राइबोसोम की अपनी कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसी वजह से इसको एक नाम दिया गया, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कह दिया गया इसको। राइबोसोम का एक और नाम है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। राइबोसोम also called as राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या ये पॉइंट समझ आया? आगे काफी सारी चीजें पढ़ेंगे जब राइबोसोम पढ़ेंगे, अभी फिलहाल के लिए ये वाली इंफॉर्मेशन आपको टैग ऑन कर लेना माइंड में। तो यहां तक पहुंच गए, राइबोसोम का नॉन मेम्ब्रेन है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, फाउंड इन ऑल सेल। तो बच्चों ये हर सेल में मिलता है, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल है राइबोसोम मिल जाएगा, चाहे यूकैरियोटिक सेल है राइबोसोम मिल जाएगा। ये वो चीज है, ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करता यार, मैं किसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने वाला, तुम भी हो मेरे तुम भी हो, दोनों पढ़ लो भाई, दोनों अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बोथ यूकैरियोटिक एज वेल प्रोकैरियोटिक सेल, बात खत्म हो गई। विद इन द सेल राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन द साइटोप्लाज्म, बड़ा ही पॉइंट अच्छा है ये, साइटोप्लाज्म में तो मिलता ही मिलता है राइबोसोम, बट भाई बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल पड़े हुए हैं। मैं डायग्राम बनाता हूं, रुको रुको, यहां स्पेस है मेरे पास, सोचो ये है सेल, देखिए बच्चों, हाँ देखिए राइबोसोम मेरे यहाँ पड़े हुए साइटोप्लाज्म में, चलो बना लेता हूँ राइबोसोम, रेड कलर से शो कर लेता हूँ राइबोसोम। ये राइबोसोम पड़ा है, ये राइबोसोम है, ठीक है, गोल गोल बना दिए जनरलाइज कम। अब मैं बनाने वाला हूँ एंडो माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया बनाते हैं। आ गया माइटोकॉन्ड्रिया का कलर बनाते हैं हम ग्रीन से। चलो ये माइटोकॉन्ड्रिया मेरा सेल के अंदर मिलने वाला एक सेल ऑर्गेनेल है, एनर्जी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एटीपी बनाता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मिलते हैं राइबोसोम, ये मिल गया राइबोसोम। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट में क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिल रहे हैं और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिल रहे हैं, और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट तो होता नहीं है, खाली माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वहां मिल रहे हैं। तो ये एक ऐसा सेल ऑर्गेनेल है राइबोसोम जो प्लांट सेल में भी सॉरी साइटोप्लाज्म में भी मिल रहा है, और साइटोप्लाज्म के साथ साथ कुछ सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर भी मिल रहा है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये।
यहाँ लिखा है बच्चों कि राइबोसोम्स आर found not only in the cytoplasm but also within two cell organelle. पहला तो क्लोरोप्लास्ट जो प्लांट में मिलता है, दूसरा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया जो आपको मिलता है एनिमल सेल में, लेकिन ईआर की सरफेस पे मिल सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे भी मिलता है राइबोसोम, और ऑन द रफ ईआर ऑन रफ ईआर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलेगा, लेकिन ईआर की सरफेस के ऊपर मिलेगा। इसलिए तीनों पॉइंट यहाँ पर मेंशन किए हैं। अच्छा है पॉइंट, नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एनिमल सेल्स की बात कीजिए, एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रोसोम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया जी, खतरनाक है भाई ये सेंट्रोसोम, खतरनाक है। क्या होता है सर ये सेंट्रोसोम? बच्चे बड़े परेशान, खतरनाक तरह से। क्या हो गया सर सेंट्रोसोम का? ये कहाँ मिल रहा है सर? सेंट्रोसोम मिल रहा है पहली बात तो एनिमल सेल में। ये एनिमल सेल में मिलने वाला ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जिसकी खुद की मेम्ब्रेन नहीं है, राइबोसोम की तरह इसकी भी कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ये कहाँ मिलता है? अगर आपको याद आ रहा हो तो यहाँ अगर एक सेल बनाई मान लीजिए मैंने ऐसे करके, और आपको याद आ जाएगा इस वाले पॉइंट से ये स्पाइनल फाइबर निकल रहे थे और यहाँ क्रोमोसोम रन आ गए। यार डायग्राम याद आ गया बच्चों? ऐसा डायग्राम देखा था बहुत पहले क्लासेस में डिवीजन के टाइम पर। तो ये जो पार्ट है मेरे बच्चे, ये वाला पार्ट, ये और यही तो है सेंट्रोसोम, जो सेल डिवीजन में क्रोमोसोम को दो अपोजिट पोल की तरफ लाने में हेल्प करता है। साइटोकाइनेसिस से पहले जो न्यूक्लियर डिवीजन है, कैरियोकाइनेसिस, क्रोमोसोम को अपोजिट पोल में लाना स्पाइनल फाइबर की हेल्प से। तो दिस इज सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम। राइटिंग समझ आती है ना? जल्दी लिखता हूं मैं जल्दी इसमें, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, काम ज्यादा है, ऑलरेडी लेट हो चुके हैं काफी ज्यादा सिलेबस में हम लोग, एक महीने का सिर्फ 1 महीने लेते हैं हम लोग। तो बच्चों ये सेंट्रोसोम हो गए, हेल्प करता है सेल डिवीजन में भी, और इसकी भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसलिए लिखा है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल व्हिच हेल्प इन सेल डिवीजन। सेल डिफर डायरेक्टली इन साइज, शेप, एक्टिविटी। जानते हैं हर सेल का साइज शेप अलग अलग है। न्यूरॉन का सेल कैसा है? लंबा है सर, लॉन्गर सेल है सर न्यूरॉन। फिर कहोगे बैक्टीरिया सेल, सर अपने भी चलो, नेफ्रॉन को देखो, नेफ्रॉन का शेप साइज अलग है, एपिथेलियल सेल का शेप साइज एकदम अलग है, बोन सेल को देखो अलग साइज है, कार्डियक सेल का शेप साइज अलग है, मसल सेल का साइज अलग है। तो सारी सेल का शेप और साइज अलग अलग होता है, यही इन्होंने लिखा है, और सबके फंक्शन अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल माइकोप्लाज्म पे देखो, सबसे पहले छोटा सेल है माइकोप्लाज्म। भी माइकोप्लाज्म बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, स्मॉलर सेल मानते हैं माइकोप्लाज्म। PPLO उसका एग्जांपल है, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पूछा गया कि भाई नीट में स्मॉलर सेल कौन सा है? आप कहोगे सर माइकोप्लाज्म। एग्जांपल बताओ मुझे। PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, स्मॉलर सेल। साइज भी दिया है एनसीईआरटी में, तो याद करना ही करना है। 0.3 माइक्रोन मीटर, याद कर लीजिए। 0.3 माइक्रोन मीटर माइकोप्लाज्म का साइज है इन लेंथ, while बैक्टीरिया अगले डायग्राम पर है, अगले बैक्टीरिया का साइज क्या है देखो, ये आगे डायग्राम मिलेगा, मैं अगले देखो बैक्टीरिया साइज। बैक्टीरिया कुड भी 3 से 5 माइक्रोन मीटर। तो माइकोप्लाज्म का साइज कितना था? बताओ क्या था साइज? 0.3 था। यस सर। माइक्रोन मीटर, और माइक्रोन मीटर जानते हो कितना होता है? माइक्रोन मीटर याद है कितना होता है? 1 micrometer is equal to 1 meter is equal to how many micrometer? Something 10 to power minus 6. याद रखना, 1 micrometer is equal to 10 की power minus 6 मीटर। याद रहने वाला पॉइंट होना चाहिए। बैक्टीरिया का साइज 3 से 5 माइक्रोन मीटर। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल कौन सी भाई? सबसे बड़ी सिंगल सेल
एग आपने बहुत पहले पढ़ा हुआ है। एग कौन सा एग? वो भी कहोगे हैन का एग? नहीं भाई, ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा सिंगल सेल है। सबसे छोटी सेल कौन सी है? माइक्रोप्लाज्म। सबसे बड़ा सेल कौन सा है? ऑस्ट्रिच एग। इसका साइज दिया है? नहीं बताया, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है। अगर बात करते हैं ह्यूमन में, मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में, आरबीसी जो होती हैं उनमें अबाउट 7 माइक्रोमीटर का साइज दिया है आरबीसी का, डायमीटर वाइज। नर्व सेल सबसे लंबी सेल होती है, लॉन्गेस्ट सेल है। ग्रेटली शेप भी अलग वेरी होता है इसका। दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनार, यानी बॉडी के अंदर डिफरेंट शेप की सेल होती है। डिस्क लाइक होती है। डिस्क लाइक कौन सी होती है? आरबीसी होती है डिस्क लाइक। आरबीसी होती है डिस्क लाइक। पॉलीगोनल सेल्स भी होती हैं बॉडी में, कॉलमनर भी होती हैं, क्यूबॉइडल भी होती हैं, थ्रेड लाइक भी होती हैं, लंबी लंबी पतली पतली, फाइबर लाइक, इरेगुलर शेप हो सकती हैं। तो सेल का शेप साइज वेरी करता है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। इट इज रिटन देयर व्हाट दे फंक्शन। तो यहाँ पर साइज क्लियर है, कांसेप्ट क्लियर है बच्चा? कोई डाउट यहाँ तक कांसेप्ट में? डन है? व्हाट्स द टाइम? आई थिंक टाइम तो हो गया है ना, 10 मिनट हो गए। भूख लगी है? भूख लगी नहीं लगी बताओ? खाना वाना खा लिया नहीं खाया? नहीं खाया ना? दिवांशी नहीं खाया? तो मैंने खा लिया। आद्या? दिवांशी बहुत स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, बहुत बढ़िया। क्योंकि खाना वाना खा के बैठा करो, तुम्हारी क्लास